चालू हो गया। वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का समाज विद्या का सोशल साइंस का जो पेपर है वो सोल्व करने वाले हैं। ये पूरा सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और आप लोगों को पूरा वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद इसको लिखिएगा तो उसके बाद आपकी बराबर की तैयारी हो जाएगी। पेपर नंबर 2 है गाला असाइनमेंट का। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है हमारा उसमें है सही जोड़े बनाइए। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये आपको कब आएगी जब आपने ढंग से पढ़ा हो, तो आपको पढ़ना चाहिए। तो पहला है हमारा मातृ परिवार की प्रथा। ये थी द्रविड़ संस्कृति में। द्रविड़ संस्कृति जो थी वो मातृ प्रधान संस्कृति थी, इसमें माता को महत्व दिया जाता था। दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तो ये लिखा था चंद बरदाई ने। चंद बरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और इन्हीं ने पृथ्वीराज चौहान के जीवन ऊपर ये पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। रानी की वाव, तो रानी की वाव है पाटन में, ये रानी उदयमती ने बनवाई थी। वहां के जो लोग थे उनकी पानी की समस्या को दूर करने के लिए। एकल संसाधन, एकल संसाधन है क्रायोलाइट। देखिए, एकल संसाधन यानी ऐसा संसाधन जो बहुत ही रेयर हो, बहुत ही कम मात्रा में मिलता हो, एक आध जगह पे ही मिलता हो, तो ऐसा है क्रायोलाइट। ओके। अगला है महिला सशक्तिकरण वर्ष, तो ये है 2002, ये याद रखिएगा। ये देखिए, आपको याद भी रखना है, उसको लिखते भी जाइए। तो महिला सशक्तिकरण वर्ष था 2002। तो अगला प्रश्न है हमारा, कथकली आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, फारसी भाषा दिल्ली सुल्तानों की राजभाषा थी, सही है। दिल्ली में जो राजकार की भाषा थी फारसी। अगला, जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, सही है। जैविक जो खेती होती है जिसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, इसमें प्राकृतिक खाद, प्राकृतिक जंतुनाशकों का उपयोग होता है। रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत सीमेंट के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर, यह विधान गलत है। दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है चाइना। अगला प्रश्न है, गरीबी एक गुणात्मक अवधारणा है, गलत। गरीबी एक सापेक्ष अवधारणा है, ये याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तरार्ध नृत्य महोत्सव पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, पिथौरागढ़, याद रखिएगा। आईने अकबरी ग्रंथ किसने लिखा था? तो आईने अकबरी ग्रंथ लिखा था अबुल फजल ने, अबुल फजल। अगला है, लेटराइट जमीन का नाम लेटिन भाषा कौन से शब्द से बना है? लेटर से बना है, इसका मतलब होता है ईंट। जो लेटराइट जमीन है इसमें जब नमी सूख जाती है एकदम ईंट की तरह हो जाती है, काफी सख्त। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली जगह भाषा हिंदी और गुजराती भाषा के समान है, वो राजस्थानी भाषा है, हम सभी जानते हैं। 7.6 फुट ऊंची और 1 टन वाली भगवान बुद्ध की कौन सी मूर्ति मिली है? तो ताम्र मूर्ति है, जो सुल्तानगंज में से मिली थी। ये तांबे की बनी हुई थी, जो हमारी जो धातु विद्या का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात में गिरनार शत्रुंजय के अलावा कौन सी परिक्रमा महत्वपूर्ण है? तो नर्मदा नदी की। गिरनार की लीली परिक्रमा बोलते हैं, शत्रुंजय पर्वत की परिक्रमा, इसी तरह नर्मदा नदी की जो परिक्रमा है वही काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, तो मध्यम। भारत का जो एसडीआई में क्रमांक 130, अगले पिछले पेपर में हमने देखा था, और भारत मध्यम विकसित देशों में आता है। फिर अगला प्रश्न है, उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम किस राज्य में? देखिए, यहीं से हमको मालूम पड़ रहा था, उल्फा आसाम आ गया था, यानी कहां पर है? आसाम में। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं है। विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। नृत्य के देवादिदेव कौन है? शिव, नटराज। भगवान शिव को हम नृत्य का देवादिदेव कहते हैं। वही नृत्य को स्वर्ग में से पृथ्वी पर लाए थे। फिर आगे का जो प्रश्न है उसमें आपको जो डॉट स्पॉट दिखाया गया है, जो ये समुद्र के किनारे, ये है हम्पी, याद रखिएगा। प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं। इसमें खरीफ और रबी की फसल वाला प्रश्न, ये आप लोग देखिए, खुद करिएगा, मैंने छोड़ दिया है। निम्न में से किस शहर को सूती कपड़े का विश्व महानगर कहा जाता है? मानचेस्टर, तो वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद को सूती कपड़ों का मानचेस्टर कहा जाता है।
दुनिया में कौन सी समस्या वैश्विक है? आतंकवाद। आतंकवाद एक वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की समस्या है। आतंकवादी पूरी दुनिया के लिए कैंसर के समान है। सेक्शन बी है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी दीजिए। तो भारत ने जगत की विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत दी है पूरी दुनिया को। सांस्कृतिक विरासत अर्थात मानव सर्जित विरासत। मानव ने अपनी योग्यता, बुद्धि चातुर्य, कला, कौशल्य द्वारा प्राप्त करके सांस्कृतिक विरासत का निर्माण किया है। आर्यों से लेकर शक, क्षत्रप, कुषाण, हूण, ईरानी, तुर्क, अरब, मुगल, पारसी, अंग्रेज, फ्रेंच आदि जाति प्रजात भारत में आई। इन सभी के बीच आदान प्रदान से भारतीय संस्कृति समृद्ध बनी है। तो ये सभी लोग इनके बाप का बगीचा समझ के भारत देश में चले आए और इनका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हमको हमारी संस्कृति में देखने को मिलता है। प्राग ऐतिहासिक समय से भारत ने विश्व की प्रजाओं को सांस्कृतिक विरासत की अपार भेंट दी है। जैसे कि हमारी जो शिल्प कला है 5000 साल पुरानी है, शायद इससे भी पुरानी हो गई। आज भी हमारे कई अवशेष मिलते हैं जो हजारों साल पुराने हैं। देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मानव शिल्पों, पशुओं, खिलौनों, दाढ़ी वाले पुरुष शिल्प और नर्तकी की मूर्ति देखकर हम अपनी विरासत के प्रति स्वाभिमान अनुभव करते हैं। जो ये जब प्रतिमाएं देख करके हमको गर्व का अनुभव होता है। ब्रह्म देश में इन प्रजाओं के लक्षण पाए जाते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का विशेष योगदान रहा है। ये मिक्स हो गया है फ्रेंड, ये द्रविड़ लोग का आ गया है। ओके, अगला देखिए। बस आपको यहीं तक लिखना है, ये आगे वाला जो है इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा आ गया है, आई एम सॉरी। नदियों को लोक माता क्यों कहते हैं? तो देखिए, प्राचीन काल से नदियां प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी रही हैं। भारतीय संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे पर विकसित हुई। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी सभी नदियों ने भारतीय लोक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। आज भी लगभग 30 से 40 करोड़ लोग हैं जिनके जीवन के साथ गंगा नदी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। पीने का पानी, अन्य काम के लिए उपयोगी पानी, सिंचाई, बिजली, कृषि, जलमार्ग जैसी हमारी जो महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संतुष्ट नदियां ही करती है। इसके उपरांत मिट्टी के बर्तन, मकान, लिपाई, पुताई तथा उद्योग के विकास के लिए मानव को नदियों के ऊपर आधारित रहना पड़ता है। यानी हमारा पूरा जीवन जो है वो नदियों के ऊपर आधारित है। नदी के बिना के जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हम अपना जो कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए नदियों को लोक माता कहते हैं। तो इस प्रकार से नदियों ने भारतीय जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी संस्कृति में प्राचीन काल से नदी तट के उषा और संध्या के विविध दृश्य हमको सौंदर्य कला की अनुभूति कराते थे। उषा यानी जब सूर्योदय उगता है, सूर्योदय होता है, उसका उस समय को कहते हैं उषा। और सूर्य जब शाम को अस्त होता है तो उसे कहते हैं संध्या। ये जो सुंदर दृश्य हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाया है। अमीर खुसरो का परिचय दीजिए। तो अमीर खुसरो मध्यकाल के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी आशिका, नूर, सिपिहर, किरातुल सदायन। ये अभी हाल ही लिख लीजिए और उत्तर लिखो तो आप अंडरलाइन जरूर कर देना। ये चारों कृतियों के नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए। आशिका, नूर, सिपिहर, किरातुल सदायन। इसके अलावा उन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की। अमीर खुसरो अपने ग्रंथ में भारत की पृथ्वी का स्वर्ग मानता था। अपने आप को उसे भारतीय होने पर गर्व था। उसने अपने ग्रंथों में भारत की सुंदरता, उसकी इमारतों, ज्ञान विज्ञान का बखान किया। बखान यानी प्रशंसा की है। वह दृढ़ता से मानता था कि हिंदू धर्म का सार तत्व अनेक तरह से इस्लाम के साथ मिलता है। वह दिल्ली के आसपास बोले जाने वाली भाषा को हिंदवी कहता था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि दिल्ली के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उसे कहता था हिंदवी। और कहता था अपनी उसने अपनी माता उसे अपनी मातृभाषा मानता था। इस भाषा में भी उसने कई जो कविताएं रची हैं। उसने हिंदी और फारसी को मिलाकर द्विभाषी चौपाइया और दोहे रचे थे। जो गजल थी, सबसे पहले गजल अमीर खुसरो ने लिखी थी। और उनके गुरु का भी नाम याद रखिएगा। उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो के गुरु थे। अगला प्रश्न याद रखिए, देखिए। मुगल सम्राट अकबर के समय में किए गए साहित्य का विकास समझाइए। तो अबुल फजल ने आयने अकबरी लिखी थी और अकबरनामा, ये अकबर के समय में लिखी गई थी। आयने अकबरी में भारतीय रीति रिवाजों, शिष्टाचारों, धर्म दर्शन, आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है।
अब आईने अकबरी में। फिर अकबर को जो भारतीय संस्कृति के जो साहित्य था उससे बड़ा प्रेम था। उसने महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता, पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए एक अलग विभाग की रचना की थी। और अकबर के समय में कई इतिहास के कई ग्रंथ भी लिखे गए थे। इस प्रकार से उसने साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, भारत में जमीन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से नाम बताइए। तो भारत में जमीन के 8 प्रकार हैं। कांप की जमीन, लाल जमीन, काली जमीन, लेटराइट जमीन, रेगिस्तानी प्रकार की जमीन, पर्वतीय जमीन, जंगल प्रकार की जमीन, दलदली या पीठ प्रकार की जमीन। ये 8 प्रकार की जमीनें आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निर्वनीकरण के 4 प्रभाव बताइए। पहले तो इस शब्द का मतलब समझिए। निर्वनीकरण यानी जंगलों को काटना, जंगलों की संख्या में कटौती करना। तो निर्वनीकरण के प्रभाव व्यापक स्वरूप में अनुभव होते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव बढ़ता है, यानी पूरा ओवरऑल टेम्परेचर जो है पूरी पृथ्वी का बढ़ जाता है। वृक्ष के छेदन से जमीन का धोवान, धोवान यानी कि कटाव, कटाव होता है। कृषि के और जमीन का कटाव होने से जो खेती की जमीन की उपजाऊपन है कम हो जाता है। द्वीपकल्पी भारत के वनों में बड़े स्तर पर हुए निर्वनीकरण के कारण वन क्षेत्र घटा है। मांसाहारी जीवों द्वारा वनों के नजदीकी क्षेत्रों में बसने वाले पालतू प्राणियों का शिकार किया जाता है। अब जंगल आप काटोगे तो क्या होगा, वहां का जो मांसाहारी प्राणी है अपने भोजन की खुराक में तलाश में वो आपके घर तक आएगा। ये समस्या क्यों होती है, निर्वनीकरण के कारण। अगला प्रश्न है, वन्य जीव विनाश के 4-5 कारण बताइए। तो वन क्षेत्रों में घास भूमि और जल प्लावित क्षेत्र में होने वाले मानवीय दखलंदाजी से वन्य जीवों की प्रकृति प्राकृतिक आवास जोखिम में। देखिए, घास भूमि और जल प्लावित क्षेत्र है, यानी जहाँ पे पानी भरा होता है वहां पे मनुष्य ने अपने निवास बना दिए हैं, जंगलों को काट के निवास बना रहा है। जंगलों के विनाश प्राकृतिक असंतुलन के लिए सबसे अधिक कारणभूत है, जिसका अंतिम प्रभाव वन्य जीवों की संख्या पर देखने को मिलता है। जंगल काटने से जो वन्य जीव प्राणी उनकी संख्या घटती जा रही है। प्राणियों को उनके बाल, खाल, हड्डी, सींग, नाखून के लिए मारा जाता है। घास चारे, ईंधन और पशुपालन के लिए जंगलों पर दबाव बढ़ाया जाता है। जंगलों की आग अनेक प्रजातियों को निगल जाती है। आपने देखा होगा कि पिछली वर्ष ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी तो बहुत बड़ी संख्या में प्राणी मारे गए थे। तो ये जो इससे जंगलों में जो आग लगती है उसे कहते हैं दावानल। तो ये दावानल के कारण बहुत बड़ी संख्या में प्राणी मारे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जल संसाधन की सुरक्षा के उपाय बताइए। यानी कि जल है तो जीवन है, तो हमें जल को बचाना चाहिए। तो निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, बाग बगीचों, वाहनों, शौचालयों, वॉश बेसिन में मित व्यवतापूर्ण पानी का उपयोग करना चाहिए, यानी बहुत आवश्यकता अनुसार ही। उपयोग में लिए गए पानी का संभव हो तो पुनः उपयोग करना चाहिए, यानी जो ग्रे वाटर बोलते हैं हम जिसको, उसका आप पेड़ पौधों के सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। टॉयलेट में हम उपयोग किए हुए पानी का उपयोग कर सकते हैं। भूमिगत जल स्तर हमको बढ़ाना चाहिए। जलाशयों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। वर्षा के जल का संग्रह होना करना चाहिए। संभव हो तो पानी का रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग यानी दोबारा उसका उपयोग करना चाहिए। 33वां प्रश्न है, खेती आधारित उद्योग में कपड़ा के बाद दूसरा चीनी स्थान चीनी का है, समझाइए। तो गन्ने के रस से गुड़ बनाने का उद्योग अत्यंत ही प्राचीन है। कृषि पर आधारित उद्योग में कपड़े के बाद चीनी का नंबर आता है। गन्ने में रही पानी की मात्रा कम ना हो जाए इसलिए गन्ना काटने के बाद 24 घंटे में उसकी पिराई कर देनी चाहिए। पिराई करना यानी गन्ने को मशीन में डाल के उसका रस निकालना। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजराती आदि राज्यों में चीनी के कारखाने। ये डिटेल आप याद रखें, नक्शे वगैरह में आपको डिटेल भरनी हो तो ये चीजें याद रखना। इसमें जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। और गुजरात में कहाँ कहाँ पे चीनी की मिले, बारडोली, गणदेवी, सूरत, नवसारी, ओलपाड़, व्यारा, भरूच, कोडीनार, तलालागीर में शक्कर उद्योग का, गन्ने पे आधारित उद्योग का विकास हुआ। अगला प्रश्न है, औद्योगिक प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। तो देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का योगदान उल्लेखनीय है। उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की। अब देखिए, उद्योग बढ़ेंगे तो प्रदूषण होना लाजमी है। और पर्यावरण का अतिक्रमण किया है। प्राकृतिक तथा मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता घटी है, इसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जाता है। उद्योग द्वारा मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। पहला होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये चारों प्रदूषण उद्योग के द्वारा
होते हैं। धनिक भारत में गरीब लोग रहते हैं, ये बताइए। तो देखिए, ये एक जर्मन साहित्यकार था, उसने लिखा था। तो भारत देश जो अब देखिए स्पष्ट है, आई एम सॉरी। तो भारत देश में जो प्राकृतिक संपदा है बहुत अधिक है। आपको मिनरल्स चाहिए बहुत अधिक मात्रा में। भारत में जंगल भी पर्याप्त मात्रा में है। भारत में नदियां है, पानी है, सब पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन भारत के जो संसाधन, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। जो भारतीय हैं, उनके पास भी काफी कला विज्ञान की माहिती है, लेकिन उनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। यानी कि भारत भारत देश अमीर है, लेकिन इसमें रहने वाले लोग कैसे हैं? गरीब है। अब देखिए, पूछा गया है कि ये जो सिंबल दिया गया है किस संस्था का है? तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड संस्था का ये चिन्ह है। सेक्शन सी है, गुजरात के गरबा और गरबी की जानकारी दीजिए। तो गरबा शब्द जो है गर्भदीप शब्द से बना है। तो ये कैसे होता है? तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको रंग कर देते हैं, और उस छिद्र वाला घड़ा होता है, उसमें अंदर जलता हुआ दीप रख के जो महिलाएं हैं गोलाकार में नृत्य करती है, इसे कहते हैं गरबा। आज तो पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध हो गया है। समग्र गुजरात राज्य में गरबा नवरात्रि आसो सुद 1 से आसो सुद 9वीं तक चलती है। आद्य शक्ति माँ जगदम्बा आद्य की पूजा और आराधना इस पवित्र पर्व गौरी गुजरी माता जी के गरबे गाने जाते हैं। गौरी गौरी माता जी, माता पार्वती या अम्बे माता के गरबे गाए जाते हैं। सामान्य रूप से चौक या मैदान के बीच माता जी की मांडवी होती है। उसे गोल घूमते गोलाकार बड़े भाग में तालियों के ताल और ढोल के दबकारों के साथ गरबे गाए जाते हैं। सामान्य रूप से गरबा में गाने वाले, गरबा करने वाले ढोल के ताल, गीत, स्वर, ताल प्राप्त करके 2 ताली, 3 ताली, चिपटी के साथ, हाथ के हिलोर के साथ गरबा करते हैं। ये गरबे के प्रकार है: 2 ताली, 3 ताली, रास। गुजरात में गरबा के उपरांत गाए जाने वाले गरबियों का संबंध कृष्ण भक्ति से। अधिकांश जो गरबे हैं कृष्ण भक्ति से है, जुड़े हुए होते हैं। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला का परिचय दीजिए। तो दिल्ली का लाल किला का परिचय शाहजहां ने 1638 में किया था। इसे बनाने में लाल पत्थरों का निर्माण हुआ था, और शाहजहां ने अपने नाम से यह शाहजहानाबाद बनाया था। इस किले के अंदर है दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सब खूबसूरत इमारतें यहाँ पाई जाती है। दीवाने खास अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत है। दीवान खास, दीवान एक खास यानी खास लोगों का दीवान, इसका ये मतलब हुआ। तो जो दीवाने खास, इसकी सजावट में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया है। लाल किला की अन्य इमारतों में आता है रंग महल, मुमताज का महल, शीश महल, लाहौरी दरवाजा, मीना बाजार, मुगल गार्डन। ये सब आपको लिखना है। इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको बार बार 2-3 बार लिखिए। आंसर के अंदर ये चीज जरूर आनी चाहिए। इसी के लिए में शाहजहां ने कलात्मक मयूर आसन बनवाया था। मयूर आसन शाहजहां ने बनवाया था। इसको बनाने में काफी खर्चा हुआ था। इसको बनाने के लिए जो रत्न थे, उनको सिलेक्ट करने में जो कारीगर थे, उनको 1.5 से 2 साल लगी थी। बहुत ही कीमती था ये सिंहासन, और इसे नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया था। ये डिटेल भी याद रखना है। पूछा जाता है कि मयूर आसन अपने साथ कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। और कहाँ ले गया था? ईरान। लाल किला मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहारों के प्रसंग पर इस किले से ध्वजवंदन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आए हुए तीर्थ स्थानों का परिचय दीजिए। तो प्राचीन समय से ही भारत तीर्थ भूमि रही है, पवित्र भूमि रही है। भारत के लोग विविध तीर्थ स्थानों की यात्रा पर जाते हैं। भारत में 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा बहुत ही प्रसिद्ध है। 4 धाम में कौन कौन से, वो भी याद रखिए। बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुर, ये 4 धाम याद रखना। बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, रामेश्वर है तमिलनाडु में, द्वारका है गुजरात में, जगन्नाथपुरी है उड़ीसा में। इसके अलावा 51 शक्तिपीठ अमरनाथ की यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। गिरनार की हरि परिक्रमा, शत्रुंजय और नर्मदा की परिक्रमा भी बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार देश है। अनेक देश विदेश के प्रवासी भी यहाँ पर दर्शनार्थ आते हैं। जब जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है, उसको देखने लाखों लोग पूरे दुनिया भर से भारत देश में आते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत के जंगलों में पाए जाने वाले वैविध्यपूर्ण वन जीवों का परिचय दीजिए। तो भारत में जलवायु और भूपृष्ठ के संदर्भ में काफी विविधता पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत का विश्व में 12वां स्थान, ये याद रखिए। अफ्रीका के झरक, चिंकारा, यूरोपियन लकड़बग्गा, जंगली बकरियां, काश्मीरी मृग, दक्षिण पूर्व एशिया के हाथी, गिब्बन, ये सब यानी यहाँ पर मिलते हैं। यानी भारत में अफ्रीका के प्राणी भी मिलते हैं, अमेरिका में पाए जाने वाले प्राणी भी भारत में मिलते हैं। भारतीय जैव विविधता में काले भालू, एक सींग वाला गेंडा जो आसाम में पाया जाता है, हिरन, विविध प्रकार के सांप, मुख्य पक्षियों में है मोर, घुराड़, बाज, कलकलिया, सुरखाब, सारस, ये यहाँ के मुख्य पक्षी है। फिर हिमालय की ऊंचाइयों पर पाया जाता है हिम तेंदुआ, और इसके अलावा पाया जाता है लाल पांडा, ये कई फिल्मों में आपने देखा होगा। वर्तमान समय में भारत विश्व में एक ऐसा देश है जहां बाघ और सिंह अपने प्राकृतिक परिवार निवास में विचरण करते हैं। भारत ही एकमात्र देश है, ऐसा देश है। ओडिशा के समुद्री किनारे रेत पट पर समुद्री कछुए हैं, ये अंडे देने आते हैं। भारतीय अजगर और विविध प्रकार के सांप तथा दक्षिण के घने वर्षा वनों में राजनाग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुउद्देशीय योजना किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना। तो बहुउद्देशीय यानी जिसमें एक के साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति हो। तो नदियों के बहते पानी को रोककर अनेक उद्देश्य पूरे करने के लिए जो पक्के बांध बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बहुउद्देशीय योजना। इसका उद्देश्य है बाढ़ पर नियंत्रण लगाना, बाढ़ पर नियंत्रण लगाना, मिट्टी के कटाव को रोकना, सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, उद्योग और आवास को पानी देना, विद्युत का उत्पादन बढ़ाना, आंतरिक जल परिवहन का विकास करना, यानी नहर द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, मनोरंजन पर्यटन स्थलों का विकास करना, वन्य संरक्षण और मत्स्य पालन का विकास करना, ये इसकी विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ हम आज का अपना ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको पूरा कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 मैंने किया है, पार्ट 2 भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो भी आप देखिएगा तो आपको पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों को इसके साथ इसको अवश्य शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।